तो हेडिंग लिखिए भाई, आयनाइजेशन एनर्जी। हेडिंग लिखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए इसमें दो टर्म होता है, एक होता है एंसन एनर्जी, दूसरा इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब यहाँ एक तरह से आप देखिए, या इसी का एक और नाम होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए इसी का नाम क्या है भाई, आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर इसको क्या बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर इसी का एक और नाम होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आप एक साथ ऐसे लिखिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑब्लिक एंथैल्पी ऑब्लिक पोटेंशियल, ठीक है भाई। देखिए अब आप ये सोचिएगा सर एक ही हेडिंग है, आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो हम इसी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, फिर इसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। कुछ तो डिफरेंस होता होगा भाई। आप फिर से देखिए, ये आयनाइजेशन एनर्जी है ना और यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, भाई कुछ तो डिफरेंस होता होगा। तो यहाँ जो डिफरेंस आपको मिलेगा, इसमें जो डिफरेंस है देखिए, यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं एनर्जी, और उसी का हमें देखना है सर डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड एंथैल्पी, क्योंकि उसी का दो नाम है कि नहीं। सर एक आप उसको एनर्जी बोल रहे हैं, दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें यहाँ देखिएगा सर, जब एक चैप्टर हमारा थर्मोडायनामिक्स है, क्या है नाम सुना कभी, तो वहां पे जब हम आएंगे एनर्जी जब पढ़ेंगे तो वहां लिखेंगे सर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या हो जाएगा भाई एट कांस्टेंट, और एंथैल्पी जब बोलेंगे तो हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर, क्या हो जाएगा भाई। यहाँ जो भी प्रोसेस होगा, जो आंसर एनर्जी है ये तब बोलते हैं जब वहां पे क्या कांस्टेंट होगा भाई, और जब एंथैल्पी कब बोलेंगे कांस्टेंट। तो ये जो टर्म आपको मिलेगा, ये जाके मिलेगा आपको थर्मोडायनामिक्स में। कहां पे मिलेगा भाई, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो अभी हमें जो है इस पर फोकस नहीं करना, हमें बस ये सीखना है भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या आप बताइएगा इसका मीनिंग क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, बोलिए, लिख लीजिए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा आपने सोडियम का नाम सुना है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए ये सोडियम है कि नहीं, तो इसमें आपने ऐसे सुना है सर 281 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर आप इसको अगर मान लीजिए न्यूक्लियस है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए सर 281, सही है कि नहीं भाई, श्योर है ना। अच्छा हमें बस एक बात ये समझाना है सर, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है क्या न्यूक्लियस अपने तरफ पकड़ा हो नहीं इसको किसी फोर्स के द्वारा। आपने जेड इफेक्टिव का नाम सुना है, अगर हम इसका जेड इफेक्टिव देखें सोडियम का सर 2.2 आता है, कितना आता है, ये जेड इफेक्टिव है, यानी जो नेट फोर्स सोडियम पे लग रहा है कितना लग रहा है भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन पे, सॉरी 2. इस फोर्स से, इस 2.2 पावर से ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन उसको न्यूक्लियस पकड़ा हुआ है। तो यदि आप इसको रिमूव करना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं भाई, आप बताइए कुछ आपको एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं, 2.2 से कम देना होगा कि ज्यादा, कम दीजिएगा तो रिमूव होगा यहाँ से, आपको 2.2 से क्या करना पड़ेगा। फिर से देखिए भाई सोडियम है कि नहीं, और यदि आप से लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं भाई, तभी ना बनेगा 2 का माइनस, और ये बनेगा सोडियम पॉजिटिव, बोल तभी नहीं आयनाइज हो गया भाई। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहिएगा तो आपको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने तरफ खींच रहा होगा, बोलिए भाई। तो आपको जो जिस पावर से वो खींच रहा होगा उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आप उस पावर से एक्स्ट्रा एनर्जी देना होगा ना। या फिर मान लीजिए कभी आपने देखा है कि वो ना छोटा सा बाबू था, वो अपने पापा के साथ बार बार जाते हैं, तो यदि आपको उस बच्चे को मोटिवेट करना हो तो भाई कुछ टॉफी देना पड़ेगा, चॉकलेट देना पड़ेगा, और उतना आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा जितना उसके पापा देते, उससे कहीं ज्यादा आप जब मोटिवेट कीजिएगा तब वो आपकी बात मानेगा। उसी तरह से जिस पावर से न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है इसको, आपको बाहर से उससे ज्यादा एनर्जी देना होगा। जब उससे ज्यादा एनर्जी दीजिएगा तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, नहीं समझ पाएगा। निकल लिखिए इसमें द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम amount of energy
the minimum amount of energy which is required to remove an electron from valence cell of neutral isolated gaseous atom. Neutral isolated gaseous atom is defined as क्या बोलेंगे इसको? आयनाइजेशन एनर्जी अवेलेबल। क्या लिखेंगे भाई? और साथ क्या लिखेंगे? आई ई, कैपिटल आई कैपिटल ई। नोट करिए भाई। जैसे अपने मन से आप देखते भी रहिएगा, जैसे ये मार्कर है ना, ये कैप इसमें लगा है ना, ये कैप, तो यदि आप इसको रिमूव करना चाहिएगा तो जिस फोर्स इसमें जिस सेटअप से बना होगा आपको बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स लगाना होगा, तभी तो यहाँ से रिमूव होगा। तो अभी आपने देखा कि सर जो न्यूक्लियस है सोडियम का और ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस बीच में शिल्डिंग हो रहा है, तो भाई कुछ तो फोर्स होगा जिससे नेट फोर्स इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो आपको इसको रिमूव करना है तो बाहर से मुझे क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, तभी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा भाई। नोट करिए। दिख रहा है इतना बोर्ड में पूरा? क्या रफ कर दें इसको? ये ऊपर का रफ कर दें। अब यहां पे एक टर्म लिखा हुआ है सर, आइसोलेटेड गैसियस एटम, देखा है ना? इसका मीनिंग ये है कि कोई भी एटम फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी एटम अकेले फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जैसे एग्जांपल में हम ले रहे हैं फिलहाल, देखिए जैसे कोई एटम अपने मन से आप कुछ भी मान लीजिए, कोई एटम बताइए, एबीसीडी रिस्पेक्ट कुछ भी मान लीजिए, कोई नंबर बोलिए अपने मन से, कोई भी नहीं सॉरी एबीसीडी कोई बोलिए, चलिए डी मान लीजिए कोई एटम डी है और वो गैसियस फॉर्म, किस फॉर्म है भाई? तो आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, क्या करना है भाई? ये मीनिंग है, देखिए द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from valence shell of neutral isolated gaseous atom। देखिए इस पे कोई चार्ज है डी पे, न्यूट्रल हो गया, और ये सब गैसियस एटम, देखिए जी लगा ना यहाँ पे, गैसियस एटम है। तो जब पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कीजिएगा, क्या करना भाई? बोले डी पॉजिटिव बनेगा कि नहीं? बोलिए समझ रहे हैं आप? तो जब पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव कीजिएगा आपको एनर्जी लगाना होगा ना, बोलिए भाई। केमिस्ट्री में दो टर्म होता है, एक्सोथर्मी, एंडोथर्मी। ये देखिए एक होता है एक्सोथर्मी, क्या होता है भाई? एक्सोथर्मी, और दूसरा आपका होता है एंडोथर्मी। एंडो, अब यहाँ देखिए अगर एक्सोथर्मिक और एंडो है, ऐसे आप देखिए जैसे आप कभी जब एंट्री करते हैं कहीं पे, एंट्री करते हैं ना, एंट्री भाई, तो वहां पे आप जैसे एंट्री करते हैं और जहाँ एग्जिट लिखा तो उससे बाहर आते हैं। जब एक्सो है, क्या लिखा है? इसका मीनिंग है कि यहाँ से जो डेल्टा जो एनर्जी होगा वो रिलीज होगा, क्या होगा भाई? और यहाँ डेल्टा की वैल्यू आएगी, क्या आएगी आपकी? निगेटिव। और यहाँ पे एंडोथर्मिक है, इसका मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब का मतलब है कि आपको एनर्जी लगाना होगा, इसलिए वहां पे डेल्टा एच। तो अब बताइए कि आपको डी को जब इलेक्ट्रॉन दीजिए, एनर्जी दीजिएगा, तब वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो यहाँ जो आपका आएगा आंसर एनर्जी फर्स्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? फर्स्ट I1। ये समझ गए? तो आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया ना उसमें से। अब आपने कहा सर हमें इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना है, क्या करना है? अब बताइए, जैसे पहले जो भी जेड इफेक्टिव रहा होगा, तो अब इलेक्ट्रॉन आप कम हो गया कि नहीं? जो सिग्मा की वैल्यू वो अब कम हो जाएगी, बट जेड तो वही रहेगा कि नहीं? तो जेड इफेक्टिव का बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? चलिए सुनिए, जैसे आपने सुनी, सिंपल सुनिए। जैसे मान लीजिए आप कि
जैसे कोई यहाँ पे एक हीरो है और लास्ट में ये मेन विलन है और बीच में 10 आदमी हैं वो विलन को बचाने के लिए, तो तभी भी हीरो ने मान लिया कि 5 फाइट मार दिया, फिर भी अब उसमें 2 लोग और कम हो जाए तो हीरो और फाइट मारेगा या कम फाइट मारेगा? मार देगा। जेट इफेक्टिव बढ़ गया ना उसका पावर, भाई बीच के लोग घट गया ना तो भाई और पावर बढ़ गया उसका। ये तो पावर नहीं फुटाने में घट रहा है, तो पावर तो और बढ़ गया ना उसका। देखिए पावर वही है लेकिन बीच की संख्या घट रही है ना, समझ रहे हैं आप? तो उसको जो रोक रहे थे, शिल्डिंग कर रहे थे, वो कम हो गए, तो अब उसमें से कमी एनर्जी खर्च होगा ना, तो पूरा और फोर्स लगा देगा ना। तो यहाँ देखिए इसका जो आंसर एनर्जी आएगा सेकंड वाला, वो पहले से और बढ़ जाएगा। बोलिए भाई, अब आपने सर कहा कि और निकाल दो इसमें से, तो डी अब डबल पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं? आपने एक और निकाल दिया इसमें से, क्या डी यहाँ पे I3 हो जाएगा? बोलिए भाई। अरे यदि आपसे ऑर्डर पूछे, बोलो सबसे अधिक कहाँ पे आंसर एनर्जी लगेगा? लास्ट में। जब यहाँ पे ऑर्डर लिखेंगे, इसका ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे अधिक लगेगा IE3, क्या हो जाएगा? उसके बाद I, फिर समझ रही क्यों भाई? फिर से देखिए आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है ना भाई, तो एनर्जी बाहर से आपको लगाना पड़ेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव होगा, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है जेट इफेक्टिव पावर से। अरे भाई जैसे किसी घर का कोई छोटा अगर बच्चा है, आप अगर उसको बहुत रिस्पेक्ट कीजिएगा तो आपको कुरकुरे पर खर्च करना पड़ेगा ना, और उतना कि जितना उसके पापा रिस्पेक्ट करते हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च कीजिएगा, तब ना बच्चा आपको जानेगा दीदी है भैया है, वरना फिर गाली देकर भाग जाएगा। थोड़ा बहुत समझ रहे हैं इसको, नोट करिए इतना पहले। यहाँ पे डेल्टा जाएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा आपका? क्योंकि एनर्जी यहाँ पे रिलीज नहीं हो रही है, एब्जॉर्ब है, देना है, यहाँ पर एनर्जी देना है। नोट हो गया भाई? आपने मैग्नीशियम का नाम सुना है? देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, ये Mg लिखा है, ठीक, जबकि ये सॉलिड होता क्या होता है? आपने हीट ऑफ सब्लिमेशन का नाम सुना होगा। तो मान लीजिए हमने इसको बना दिया गैस, क्या बना दिया भाई? ठीक, अब बताइए, अब इलेक्ट्रॉन हमको रिमूव करना है, तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कीजिएगा पहले बनेगा Mg+, क्या बनेगा भाई? अब बताइए यहाँ पे इसको एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं? जो देना पड़ेगा उसका आंसर फर्स्ट बोल दे भाई, बोलिए। अब यहाँ जो भी जेट इफेक्टिव आएगा, देखिए हम जानते हैं इसका जेट इफेक्टिव आएगा 2.85, कितना आएगा भाई? आपको याद नहीं कोई बात नहीं, इसका जेट इफेक्टिव कितना आएगा? अब देखिए पॉजिटिव बनेगा तो इलेक्ट्रॉन घट गया कि बढ़ गया? यहाँ पे इसका मतलब इसका जेट इफेक्टिव पहले से और बढ़ जाएगा। अब क्या हो जाएगा भाई? अब इसमें और पॉजिटिव बना दिया, Mg डबल पॉजिटिव बन गया, ठीक, इलेक्ट्रॉन और निकल गया ना भाई। अब इसका आंसर एनर्जी 2, तो यहाँ जेट इफेक्टिव बहुत बढ़ जाएगा भाई। आपने इस तरह का लिखा होगा रेडियस में, कभी नाम सुना होगा आपने डॉक्टर रेडियस का, आपने सब लिखा होगा सर जब ये पॉजिटिव जेट इफेक्टिव बढ़ेगा, देखिए यहाँ पे और बढ़ जाएगा, और जब ये बढ़ जाता तो रेडियस घट जाती है। कुछ याद है? तो थोड़ा बहुत तो याद है तो फिर बार याद कीजिएगा। देखिए रीजन क्या है कि सर जब Mg रहा होगा, सॉरी हाँ ठीक है, तो उस का जेट इफेक्टिव कितना है? इसका मीनिंग ये है कि जो मैग्नीशियम का न्यूक्लियस होगा वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को, लास्ट जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको 2.8 पावर, इस पावर से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा, और बीच में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी कितनी होगी भाई? 11। एटॉमिक नंबर 12 होते हैं ना, तो सेलिंग करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। जब आपने इसको अब रिमूव कर दिया, अब कितने बचेंगे? अब सिर्फ 11 बचेंगे। फिर जब अब आगे हम लिखेंगे तो सर हो जाएगा, बीच में अब 10 हो जाएंगे, लास्ट में हो जाएगा, बीच में कितने हो गए? अब इलेक्ट्रॉन घट गया ना, तो सिग्मा की वैल्यू घट जाएगी, तो जेट इफेक्टिव और बढ़ जाएगा। फिर अगर इस इलेक्ट्रॉन को और कम कर दीजिए तो ये 9 हो जाएगा। बोलिए भैया ऐसे इलेक्ट्रॉन और घट गया कि नहीं? तो जेट इफेक्टिव और बढ़ जाएगा, क्योंकि अब बीच में इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं ना, नहीं समझ रहे भाई? देखिए जब ये 12 था सर, 11 यहाँ थे, एक लास्ट इलेक्ट्रॉन था, आपने इसको रिमूव कर दिया तो सर आप 10 अंदर हो जाएंगे, एक लास्ट में बचेगा। ये नहीं बताते सेल्डिंग में लास्ट में निकालते हैं, फिर आपने इसको निकालते, फिर देखा 9 एक बचेंगे,
इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो सिग्मा की वैल्यू घट जाएगी, तो जो जेड आएगा और बड़ा बड़ा आने लगेगा। इतना समझ रहे हैं? तो बस ये एग्जांपल चाहते हैं। अब इसमें कोई पूछे आपसे सर ज्यादा एनर्जी किसका होगा, I1 I2 I3? सबसे लिखो रहेगा भाई, नोट करिए क्या होगा भाई। जैसे अच्छा सॉरी मैंने 2 ही लिखा ना सर, सॉरी नोट कर लिए फिर से, सॉरी सिर्फ 2 ही लिखा था, 2 लिखेंगे। अब ये एग्जाम्पल जब आप रिवीजन कीजिएगा, क्या कीजिएगा भाई, जो आप इसके पहले रेडियस जब पढ़ा होगा, जब रिवीजन कीजिएगा मुझे लग रहा है भाई ये आपको टर्म एकदम एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। और हमने जो आप लिखा कि इंक्रीज करेगा, अभी यदि आप चाहें तो डाटा उसका निकाल के देख सकती हैं। डाटा हमने आपको बता दिया कैसे डाटा याद कैलकुलेट करेंगे। यदि हम डाटा नहीं बताते तब ना कंफ्यूजन होता, बट डाटा तो हमने आपको बता ही दिया इसका। करिए भाई, चलिए नेक्स्ट लिखे हैं फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। वो किताब नहीं, किताब मत खोजिए सर। फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन, ये जो आपको पढ़ा रहे हैं ये सब को प्रैक्टिस करना होगा। जो बुक में क्वेश्चन थे ना एग्जाम में नीट का या फिर मेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो प्रैक्टिस करना होगा, उसमें ये सब मिलेगा। थ्योरी तो हमने आपको पढ़ा दी, थ्योरी लिखवा दिया था, तो हम थ्योरी आपको नहीं पढ़ा रहे। थ्योरी तो हो गया एक लाइन का, जो बोर्ड में उतना ही आएगा। बट आप जब कोई भी बुक प्रैक्टिस कीजिएगा तो नहीं देखते आप लोग बुक घबरा जाते, इतना बड़ा बड़ा किताब कैसे लगाएंगे भाई, इतना बड़ा बड़ा किताब, इतना बड़ा बड़ा किताब, वो नहीं देखना। उसके लिए भी ये पढ़ा रही है कि उसको कैसे निपटाएंगे कम टाइम में। तो आपने क्या लिखा भाई, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। पहला फैक्टर लिखिएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। फर्स्ट क्या लिखे भाई, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि ये न्यूक्लियस है क्या भाई, और बताइए सेल होगा ना ऐसे, मान लीजिए लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक। तो ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन में ये क्या करेंगे, शिल्ड करेंगे। यहाँ तक जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे ये तो स्क्रीन का काम करेंगे ना भाई, स्क्रीनिंग का, स्क्रीनिंग समझ रही है, पर्दे का काम करेंगे, पावर को रोकेंगे भाई, स्क्रीनिंग या इसी को शेडिंग बोलते, क्या बोलते हैं भाई, शेडिंग इफेक्ट। अब समझा है आप। मान लीजिए कि शेडिंग इफेक्ट घर कम होने लगा, जो बीच में शेडिंग हो रहा क्या होने लगा, कम होने लगा। तो अगर ये वैल्यू घट जाएगी, ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत फोर्स लगा देगा, नहीं लगा देगा इसको, और इसको अपनी तरफ खींचने लगेगा, बोलिए भाई। और अगर इस शेडिंग वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए तो ये तो उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा, बोलिए। तो जब उतना नहीं लगा पाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रिमूव करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा भाई। अगर ये न्यूक्लियस इसे बहुत फोर्स नहीं लगा पा, सही से कैच नहीं कर पा रहा है, उसको ऐसे रिमूव करना आसान हो जाएगा। बट अगर ये न्यूक्लियस बहुत टाइटली इसको हेल्ड किया है, कैच किया है, इसको यहाँ से रिमूव करना मुश्किल होगा ना भाई। अब जैसे आप स्कूल जाते हैं कभी, और मान लीजिए अगर आप कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट हो और पेरेंट्स पर्स केयर ना करते हो, वो अपना पर्स केयर और पास पैसा निकालना क्या है, आसान है ना भाई। केयर नहीं कर रहे हैं तो जहाँ जैसे जितना तक खींच लीजिए। बट अगर वो केयर कर रहे हो, जैसे 10 लिया कि 20 लिया कि 5 लिया कि 2 लिया कि नहीं लेना है, तो थोड़ा मुश्किल होगा ना आपको। फिर वो 3 तरह का बताना पड़ेगा, पटेल चौक जाना है तो जयप्रकाश चौक जाना है तो ये वो जो भी है। तो यहाँ आप देखो एक तरह से, तो सर स्क्रीनिंग इफेक्ट में और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन लग रहा है आपको। अगर ये वैल्यू बहुत कम है तो उसका अगर ये बहुत कम होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा इसको बहुत तेजी से कैच करेगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है ना। यानी अगर ये घटेगा ये तो ये बढ़ जाएगा आपका। अगर ये वैल्यू बहुत कम हो, जेड इफेक्टिव बहुत तेजी से लग जाएगा ना, तो इसको और अपनी तरफ टाइटली पकड़ लेगा, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं ना होगा। तो ये बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ लिखेगा बस इस तरह से
ये नहीं लिखना है, ठीक। बिठा दे इसको पहले, ये तो लगेगा फीस कहाँ से बना दे। बस लिखिएगा सर आइंस्टाइन एनर्जी, इसको लिखिएगा आइंस्टाइन एनर्जी 1/σ। बस क्या लिखिएगा आइंस्टाइन एनर्जी और सिग्मा में क्या रिलेशन है भाई? सिग्मा जानती है किसको बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट को, जो बीच में शेडिंग कर रहे हैं, बीच में अरे जो रोकने वाले हैं भाई। अब देखिए ये वैल्यू अगर बहुत कम है, ये क्या है, तो उस समय न्यूक्लियस पूरा फोर्स लगा देगा, तो इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ लेगा ना। जब टाइटली पकड़ेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना वहां से मुश्किल है ना। ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा आपका। भाई आप फिर से एक बार देखिए, पढ़ लीजिए कि आपने आइंस्टाइन एनर्जी का डिफिनेशन क्या लिखा है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है ना, तो भाई अगर ये वैल्यू बहुत घट जाएगी तो आपका जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है सर जेड इफेक्टिव और इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, वो भी लिखवा दे रहे हैं आपको पहले। ये इसको छोड़ दीजिए, लिखा है ना आपने इसको, बोलिए भाई लिखा है, चलिए रहने दीजिए। लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट लिखें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सेकेंड लिखिएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या इसी को हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन। ये लिखिए, अब थोड़ा आपको समझ में और आसान हो जाएगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई? अच्छा एक बार अट्रैक्टिव फोर्स समझती हैं? अट्रैक्टिव फोर्स, जैसे यदि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा तो आपका इसके प्रति अट्रैक्शन बनेगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कॉमर्स ले लीजिएगा, और उसका जिसका उसमें मन नहीं करता है वो घर छोड़ के भाग जाते, कमाने लगते पहले। तो ये देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, इसका मीनिंग है अट्रैक्टिव फोर्स। इसका क्या मतलब भाई? अब अगर ये बढ़ेगा तो इसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आपका मुश्किल है ना भाई। यदि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट ऐसे लिख लीजिए, सेकंड लिखिएगा, सेकंड ये है ना, थर्ड लिखिए। आपने एटॉमिक रेडियस का नाम सुना है? एटॉमिक रेडियस है, तो यहां लिखेंगे सर कि जो आइंस्टाइन एनर्जी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? किसके किसमें? रेडियस में और आइंस्टाइन एनर्जी में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं समझाता हूं आपको, हमें बस आप ये बता दीजिए कि जो जेड इफेक्टिव है क्या भाई? लेफ्ट से राइट जाने को क्या होता है? श्योर है ना भाई? ये तो बढ़ गया ना भाई, और अगर ये आप टॉप टू बॉटम जेड इफेक्ट कहां है भाई? आप इधर सीधा आ जाओ।